हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। तो आज से हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7वीं का एनसीईआरटी का साइंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक इस इन्वायरमेंट साइंस जिसको हम लोग पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। उसमें हम लोग का पहला ही चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें। ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा हम लोग आपको डीप थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, फिर पर्यावरण से जुड़े कौन कौन से पर्यावरण के तंत्र है, परितंत्र जानेंगे, जल मंडल, स्थल मंडल, इन सभी चीज़ों को बढ़िया से देखेंगे, वायुमंडल, ये सब। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, सब कुछ को बारीकी से जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो कर लेते हैं स्टार्ट। आप देखेंगे कि पहला ही है हम लोग का स्लाइड पे। अच्छा हाँ, आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो पेन और पेपर ले लीजिए और नोट्स बढ़िया से बनाइए, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार करेंगे हम लोग, ताकि एग्जाम में क्या हो जाए, कोई प्रकार का एकदम क्वेश्चन छूटे नहीं किसी भी तरह का। और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप आगे जा चल के अगर कॉम्पिटिटिव भी एग्ज़ाम देंगे ना, तो वहाँ भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसमें पहले ही क्या है, पर्यावरण क्या है, बताइए पर्यावरण क्या है। आप लोग देख रहे हैं तो पर्यावरण क्या है, चलिए कर लेते हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग। पर्यावरण वो है जो हमारे चारों ओर से घिरे रहता है, जो हमें चारों ओर से घिरे रहता है। और हमारे चारों ओर क्या होता है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य तथा मानव द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं पर्यावरण में शामिल होते हैं। इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। क्लियर है। तो अब हम लोग का अगला ही पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, पर्यावरण के घटक क्या हो जाएंगे, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण जान लिए, अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। क्लियर है, नोट्स बना रहे हैं आप लोग। चलिए, तो पहला है प्राकृतिक घटक। पर्यावरण के मुख्य घटक में पहला हम लोग का कौन है, प्राकृतिक घटक। अब देखेंगे प्राकृतिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राकृतिक ऐसे समझेंगे जिसे आप लोग क्या कहेंगे, प्रकृति ने बनाया है ना। तो प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, देखिए। तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थल मंडल और चौथा क्या है, जैव मंडल। समझ में आ गया। अच्छा, वायुमंडल क्या है, सांस लेने के लिए आवश्यक है, जो हम लोग अभी श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, वायुमंडल में ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हवा जो गैसें हैं, ये सभी किस में मौजूद होते हैं, वायुमंडल में। क्लियर। फिर आप देखेंगे जलमंडल। तो जलमंडल, जल मतलब पानी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जलमंडल का क्या क्या है, जलमंडल का उपयोग हम किस किस चीज़ों में करते हैं। तो आप कहेंगे जलमंडल का उपयोग हम लोग करते हैं, किस में करते हैं, खेती में, है ना, नित्य क्रियाओं में, जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, यही ना करते हैं। तो जलमंडल पानी पीने, खेती एवं जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल जहाँ पे हम लोग अपना घर बनाते हैं, रहते हैं। तो धरती की मिट्टी, पहाड़, मैदान इत्यादि, ये सभी क्या है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। क्लियर है। फिर सजीव मंडल क्या है, सजीव मंडल पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सभी हैं, ये सभी क्या है, सजीव मंडल। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या देख लिए, ये भी कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए। चले आगे, बिल्कुल चलते हैं आगे। तो अब हम लोग का अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है मानव निर्मित घटक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। चलिए करते हैं, मानव निर्मित घटक क्या है। तो मानव निर्मित घटक आप देखेंगे कि मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा जितने भी जो चीज़ें हैं बनाया गया है, ये सभी क्या है, ये सभी आप कहेंगे मानव निर्मित घटक है, मानवों ने जो बनाया है। तो मानव हम लोग क्या बनाए हुए हैं, तो हम कहते हैं हमने इमारत बनाया है। क्या बनाया है, हमने इमारत बनाया है, हमने सड़क बनाया है, हमने पुल बनाया है। फिर हमने क्या बनाया है, आप कहेंगे कि हमने पार्क बनाया। अच्छा, पार्क देखना आप लोग को, आइए दिखाते हैं, है ना। तो देखिए हम लोगों ने क्या बनाया, पार्क बनाया है, ये पार्क हम ही लोगों ने बनाया है। फिर हम लोग स्मारक, स्मारक, स्मारक जानते हैं ना। अच्छा, स्मारक आप वे स्थल कहेंगे जो इतिहास में इनका बहुत ही अहम योगदान होता है। ठीक है, और हमारा धरोहर भी है ये एक प्रकार से। हम
अपने देश को इन्हीं सब धरोहर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे ताजमहल, जैसे ये आप देखेंगे जो एलोरा है ना, ये कौन सा कैलाश टेम्पल है, और भी बहुत सारे जगह आप देख रहे हैं, लाल किला है, ठीक है, फिर स्वर्ण मंदिर है, ये आपका कुतुब मीनार करके है, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये सभी क्या हमारा स्मारक है, धरोहर है। चलिए समझ गया आप लोग। आगे चले, आगे देखेंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें डाउट है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, हम फिर से दोबारा आप लोग का कमेंट के जरिए उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए क्या है, मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया, क्या क्या था, एक बार रिवाइज करिए। तो मानव हम लोगों ने क्या बनाया, सड़क बनाया, पुल बनाया, इमारत बनाया, उद्योग, पार्क और स्मारक, ये सभी बनाए। तो आप देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या बनाया, इमारत याद हो गया, सड़क, और ये उद्योग, फिर और पुल बनाया है, और क्या बनाया आप कहेंगे, पार्क बनाए हैं, फिर ये और हम लोग का स्मारक, ये मानव द्वारा बनाया गया है। क्लियर है। चले आगे। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आप लोग नोट्स तैयार करें, ऐसे तैयार करेंगे, मानव निर्मित घटक, क्या कहेंगे, मानव निर्मित घटक। तो मानव निर्मित घटक, तो मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण। तो मानव द्वारा बनाया गया क्या क्या है, सड़क, पुल, इमारत, उद्योग, पार्क, स्मारक। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए हैं। चले आगे, चलिए। तो इसमें देखेंगे, अब अगला हम लोग का पॉइंट है पर्यावरण के अंतर्गत मानव घटक। कौन सा है, मानव घटक। क्लियर है। अच्छा, ये क्या था, मानव निर्मित घटक था, जो मानवों ने बनाया, लेकिन अब देखेंगे मानव घटक। तो मानव घटक में आप क्या कहेंगे कि मनुष्य और उससे संबंधित सामाजिक रचनाएं, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, सामाजिक स्थिति, धार्मिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक स्थिति, ये सभी कौन बनाया है, हम मानवों ने बनाए हैं। तो ये मानव घटक है। बात समझ में आया। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा हो जाएगा पॉइंट, जीवित और अजीवित, है ना। तो यहाँ जीवित नहीं, जैविक घटक, क्या कर लेंगे इसको, जैविक घटक, क्या कहेंगे आप लोग, जैविक घटक। हाँ, इसको जैविक घटक करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको कर लेंगे जैविक घटक। क्लियर है। नोट्स में आप लोग सही करेंगे, जैविक घटक, क्या करेंगे, जैविक घटक कर लिए। चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। जैविक घटक, तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है बाबू, आप कहेंगे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जितने भी है ये सब। देखिए ये कौन है, आप लोग बताइए ये कौन है। तो आप कहेंगे ये जो है, ये देख रहे हैं, ये पूरा एक परिवार दिख रहा है ना। जितने ये आपको कौन है, पशु है, इसमें आपको पक्षी वगैरह सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। अच्छा, पेड़ पौधा भी आपको इसमें दिख रहा होगा, फिर कीट पतंग, ये सभी क्या है, ये सभी जैविक घटक है। क्या कहेंगे आप, जैविक घटक। याद हो गया। चले आगे, चलिए। अब देखेंगे अजैविक घटक। क्या देखेंगे, अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है, तो आप कहेंगे जिसमें जीवन नहीं होता, हवा, हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी, जिसको प्रकाश बोलते हैं, आप प्रकाश, प्रकाश भी आप लिख सकते हैं, प्रकाश, तापमान, ये सभी क्या है, अजैविक घटक। क्लियर है, याद रहेगा। अगर यदि हम आपसे पूछे अजैविक अजैविक घटक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जिनमें जीवन नहीं होता है, हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी, तापमान, ये सभी अजैविक घटक पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। क्लियर है। अगला देखेंगे, अब हम लोग का पॉइंट है पर्यावरण का क्या महत्व है। तो पर्यावरण का महत्व हम लोग देखेंगे। तो आप जवाब देंगे, पर्यावरण से हमें हवा, पानी, भोजन, ये सभी मिलता है। पर्यावरण जीवन को सुरक्षित रखता है। प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन का आधार है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जल, जंगल, जमीन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन, और ये हम मानवों का क्या है, जीवन का आधार। तो ये पर्यावरण का महत्व है। पर्यावरण में ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। चलिए आगे। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य और पर्यावरण, इन दोनों को देखेंगे एक साथ। तो मनुष्य रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्यावरण में बदलाव करता है, जी बिल्कुल। और घर, सड़क, पुल, उद्योग, ये सब पर्यावरण परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण में बदलाव करते हैं, और पर्यावरण को क्या कर देते हैं, जैसे घर, सड़क, पुल, उद्योग, ये सभी पर्यावरण को परिवर्तन
कर देता है और ये इनके उदाहरण हैं। आवश्यकता बढ़ने पर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। तो जब हम लोग की आवश्यकता बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को नष्ट करते हैं, उनमें अपना जो है ना अपने उपयोगी चीज़ों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो ये क्या है, एक हिसाब से पर्यावरण के लिए क्या है, पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देता है। आगे देखेंगे, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर नोट्स करेंगे, ठीक है, चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे, पर्यावरण में परिवर्तन क्यों आता है, बताइए, जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि पर्यावरण में मानव की बढ़ती ज़रूरतें और विकास, जो पर्यावरण में क्या है, मानव की ज़रूरतें बढ़ रहा है उनके विकास के लिए, इस वजह से पर्यावरण में परिवर्तन ला रहे हैं। और प्राकृतिक कारण भी है पर्यावरण में परिवर्तन के, ऐसा नहीं है कि हम मानव ही है पर्यावरण के सबसे बड़ा, पर्यावरण का परिवर्तन करने में सबसे बड़ा अहम रोल मानव का नहीं, उसमें प्राकृतिक कारण भी है कुछ, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कहने का अर्थ है कि हम मानव ही नहीं पर्यावरण को परिवर्तन कर लेते, पर्यावरण को परिवर्तित नहीं करते, बल्कि उसमें प्रकृति का भी योगदान है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये सभी मिलकर पर्यावरण को परिवर्तित करते हैं। समझ में आया। आगे देखेंगे कि प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। हम लोग क्या करते हैं, मोटर वाहन ये सब चलाते हैं, उद्योग लगाते हैं, उसमें वायु प्रदूषित होता है, और प्लास्टिक वगैरह बहुत सारे कचराओं का जो है ना उपयोग करते, कचरा जो है ना हम लोग दुरुपयोग इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण हो जाता। हम लोग जनसंख्या वृद्धि बढ़ा रहे हैं, है ना, साथ में मनुष्य क्या करता है, जनसंख्या बढ़ा रहा है। और संसाधन का, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा संसाधन का क्या होगा, बहुत ही अधिक उपयोग होगा। और जब संसाधनों का उपयोग होगा तो संसाधन कहाँ होता है, हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, तो उनका उपयोग होगा तो पर्यावरण में परिवर्तन आएगा। क्लियर है, क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा। बिल्कुल, नोट्स बना रहे हैं आप लोग, बनाएंगे, ठीक है, बना लिए, वीडियो पॉज करके और फिर आप लोग नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत। चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। तो पर्यावरण का संरक्षण के अंतर्गत देखेंगे, तो अगर पूछे, अगर हम आपसे एक पूछे कि पर्यावरण का संरक्षण आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे पेड़ लगाकर, क्या लगाकर, पेड़ लगाकर पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। वही जल का संरक्षण करके हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षण रख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन उपयोग, यानी सही मात्रा में उपयोग करके हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया, आप लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है आप लोग को, आप कहेंगे हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु और जीव पौधे आते हैं, ये प्रकृति द्वारा स्वतः बनाए गए हैं। क्लियर है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जो प्रकृति द्वारा स्वतः बनाए गए हैं, इनको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत भूमि, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु ये सभी आते हैं। क्लियर है, हम लोग भी शामिल हैं प्राकृतिक पर्यावरण में, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चले आगे, चलिए आगे देखेंगे, स्थल मंडल क्या है बाबू, स्थल मंडल लिख रहे हैं आप लोग जी। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है, हाँ जी, याद हो गया। अच्छा, 2-3 बार बोलिए, लिथोस्फीयर, 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 याद हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, यह पृथ्वी का ठोस भाग है, जो हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पैर रखे हुए हैं जमीन पर, उसी को बोलते हैं स्थल मंडल। तो ये पृथ्वी का सबसे ठोस भाग है ये। और हम लोग के स्थल पे क्या पाया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, जमीन स्थल मंडल का हिस्सा है। क्लियर है। अच्छा, अगला पॉइंट, स्थल मंडल में ही, स्थल मंडल में हमें क्या क्या देखने को मिलता, वन भूमि, खनिज, कृषि, घास के मैदान, ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, स्थल मंडल में, ठीक है। अच्छा, और आप देखेंगे क्या, और देखेंगे कि
यह मानव, आगे क्या है अगला पॉइंट, मानव बसावट, खेती, पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या समझे आप समझे कि जो स्थल मंडल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो क्या है, मानव बसावट, खेती, पशुपालन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग स्थल मंडल देखना चाहते हैं तो लीजिए देखिए, देखिए आप ध्यान से, अभी जो हमने आपको बताया कि जितने भी स्थल मंडल जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, ये सभी कहाँ है, स्थल मंडल में है। हम लोग का ये जितना घर है, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी किस में आते हैं, स्थल मंडल में, नदियाँ। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे जल मंडल, क्या देखेंगे, जल मंडल। अच्छा जल मंडल को देखिए, जल तो मतलब जानते हैं जल का, जल को इंग्लिश, जल मंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहेंगे, याद करिए, हाइड्रोस्फीयर, इसको क्या कहते हैं, जल मंडल। जल मंडल में देखेंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जल, अच्छा पृथ्वी पर कहाँ कहाँ जल पाया जाता है, तो आप कहेंगे नदियों में, झीलों में, तालाबों में, है ना, समुद्रों में, महासागर में, ये सभी जितने जगह जल पाए जाते हैं, इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं, जल मंडल। बात समझ में आए, ये सभी मिल करके जल मंडल होते हैं। अच्छा, पृथ्वी की सतह का लगभग, पृथ्वी के सतह पर लगभग 2/3 यानी कि 2/3 भाग कवर करता है कौन, जलमंडल, कौन, जलमंडल। क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा बिल्कुल, आप लोग तो तुरंत याद ही कर लेते हैं भाई। चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे, जलमंडल में क्या है। तो जलमंडल में जीवों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। क्या हम लोग बिना जल के रह सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जलमंडल जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। हाँ जी बिल्कुल, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो आप सुने होंगे जल ही जीवन है, सुने हैं ना, जल ही जीवन है, ये तो आप सुने ही होंगे। चलिए तो अब हम देखेंगे जल कहाँ है, तो देखिए ये सभी समुद्र में क्या है, जल है। अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छे से देख लीजिए, ये सभी क्या है देखिए, तो पूरा समुद्र उठा के आपके पास ले आए हैं ना, दिखाने के लिए। चलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, आप इसमें तैरिए, बढ़िया से तैर लीजिए। तो तैर लिए, अब आगे चलते हैं। तैर लिए तो यहाँ आइए, अब आते हैं वायुमंडल में। आप थोड़ा उड़ लेते हैं, तैर भी लेते हैं, फिर उड़ भी लेते हैं। आइए उड़ा देते हैं आपको। ये है वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में बाबू, एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्लियर है, हाँ जी, याद हो गया। अच्छा, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परतें वायुमंडल कहलाती, क्या कहलाती है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परतें वायुमंडल कहलाती है। अच्छा, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मौसम प्रदान करता है कौन, वायुमंडल। कौन सा, वायुमंडल। वायुमंडल में और भी बहुत सारे गैसें हैं, है ना, तो वो अलग आगे हम देखेंगे कितने प्रतिशत। जैसे नाइट्रोजन बता दीजिए कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में, 78%। फिर हम कहेंगे ऑक्सीजन कितना पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, तो आप कहेंगे 21%, बिल्कुल। फिर हम कहेंगे अच्छा बताइए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, तो आप कहेंगे कि हमारे वायुमंडल में CO2 0.00 क्या, 0.0003 पाया जाता है। याद रहेगा, बिल्कुल। तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा आइए यहाँ आ जाइए थोड़ा सा अब अपने मुख्य पॉइंट पर। क्या है कि वायुमंडल में हम लोग क्या करते हैं, है ना, श्वसन, सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन, और पौधे किससे सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस नहीं तो पौधे अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये सभी जो प्राप्त होता है वायुमंडल से, हाँ। फिर देखेंगे वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से भी पृथ्वी की रक्षा करती है। आप लोग जरा बताइए कौन सी किरणें हम लोग को हानि पहुंचाती है, सूर्य से ऐसी कौन सी किरणें हम तक आती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे, पृथ्वी का तापमान संतुलित रखता है कौन, वायुमंडल। क्लियर है। तो वायुमंडल के मुख्य पॉइंट आपको याद हुए, चारों पॉइंट देख लीजिए, नोट्स भी आपको कर लेना है। कर लिए नोट्स, चलिए क्लियर। आप लोग के लिए यहाँ जो है ना, थोड़ा स्लाइड को साफ कर देते हैं ताकि आप लोग क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चले। चलिए वायुमंडल के बारे में कुछ चीजें जानना है। वायुमंडल के कितने परत होते हैं, आइए थोड़ा परत को भी देख लेते हैं अच्छे से। लो दिख रहा है भाई जी, बिल्कुल दिख रहा है।
तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ज़रा इसको याद करेंगे। ये हमारा अर्थ है, यहाँ दिख रहा है पृथ्वी, ये मेरा अर्थ है, क्लियर है। यहाँ अर्थ है, यहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ रहते हैं। अब यहाँ से जब आप ऊपर चलेंगे तो 0 से 12 किलोमीटर, ये कभी कभी 13 किलोमीटर देगा, है ना, 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी आपको देगा, तो याद रखना है। तो 0 से 12 या 13 किलोमीटर के मध्य में कौन सा मंडल है? ये वायुमंडल की परतें हैं बाबू, क्या है, जो हम लोग हवा सांस जानते हैं ना, वायुमंडल की परत है, ठीक है। तो पहला है क्षोभ मंडल, क्या है, क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा है समताप मंडल, कौन है, समताप मंडल, याद रहेगा बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद तीसरा है मध्य मंडल, कौन है, मध्य मंडल। तो याद करिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और उसके बाद कौन सा, ताप मंडल और फिर वायुमंडल, याद रहेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ, कितना से कितना किलोमीटर, तो 0 से 12 किलोमीटर। फिर समताप मंडल कहाँ से कहाँ, तो आप कहेंगे 12 से 15 किलोमीटर, याद ही कर लेना है, नोट्स तो रहेगा साथ में, हमको याद भी करना है ना। वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे नहीं कि सिर्फ देख रहे नोट्स बना रहे, याद भी करिए। और सममध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, और फिर जब ताप मंडल में जाएंगे तो 80 से 700 किलोमीटर है। फिर वायुमंडल में जाएंगे तो कितना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लियर। फिर इधर से आप जाएंगे तो ब्रह्मांड में आप चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इधर आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये उल्का पिंड जो आ रहा है ना, उल्का पिंड आ रहा है, ये हम लोग का सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले, तो वायुमंडल के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं। आप लोगों को किन्हीं पर अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ परत याद रखना है, क्या याद रखना है, परत, वायुमंडल की परतें, याद रहेगा बिल्कुल, याद आप लोग रखेंगे। आगे हम लोग का पॉइंट देखेंगे, जैव मंडल, कौन सा भैया, जैव मंडल, याद रहेगा। जैव मंडल को कहते हैं बायोस्फीयर, क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, क्लियर है। चले आगे, अच्छा बायोस्फीयर में देखेंगे क्या है, तो आप कहेंगे कि जैव मंडल में पृथ्वी के सभी पौधे, पशु और मनुष्य शामिल होते हैं। ये जीव स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बीच रहते हैं। तो अच्छा आप समझिए, जो जैव मंडल है, जो जैव मंडल है, ये स्थल मंडल, वायुमंडल, यहाँ ये जो है ना, जो जैव मंडल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल के बीच, तो यहाँ थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, करेक्ट, कहाँ क्या कर लेंगे, करेक्ट। आप यहाँ कहेंगे, यहाँ होगा जैव मंडल, क्या कहेंगे, जैव मंडल। अगर जैव मंडल नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बीच पाए जाते हैं कौन, जैव मंडल, ठीक है। अच्छा, आइए समझते हैं इसको, क्या समझना, देखिए ध्यान से, यहाँ आपको देखना है अच्छे से, आइए। अब अभी जैव मंडल को हम लोग समझ रहे थे, तो ये हमारा वायुमंडल हो गया, इधर तो वायु पाया जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये तो स्थल है, बिल्कुल, ये तो लिखा हुआ है। फिर आप कहेंगे ये क्या है, जल है। अच्छा, जल, स्थल और वायु, इनके बीच का भाग को कहते हैं जैव मंडल, क्लियर है। जल, स्थल और वायु, इनके बीच, तीनों के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जैव मंडल। कौन सा मंडल, जैव मंडल, याद रहेगा। जैव मंडल कहाँ पाया जाता है, देख लिए, चारों मंडल को देख लीजिए, कौन कौन सा मंडल, स्थल मंडल, फिर आप जैव मंडल, फिर जल मंडल, फिर वायुमंडल, क्लियर है, समझ में आ गया, दिख रहा है आप लोग को प्रॉपर, बढ़िया तरीका से दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, आप लोग देख लिए हैं, इनको समझ भी लिए। अब आगे देखेंगे हम लोग का कौन सा पॉइंट है, आप कहेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं, क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषता, क्या है प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषता, तो आप कहेंगे यह प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, बनाया गया है, सॉरी, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, मानव जीवन का आधार है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व जल, वायु, मिट्टी इसी में मिलते हैं, किस में, प्राकृतिक पर्यावरण में। उसके बाद सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्या रहते हैं, सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आप लोग समझ गए, क्लियर है। तो प्राकृतिक पर्यावरण एक बार रिवाइज कर लीजिए, प्रकृति द्वारा बनाया गया है प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें मानव, यह मानव जीवन का आधार है, जीवन के लिए प्राकृतिक पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी में जल, वायु, मिट्टी ये सब पाए जाते हैं,
और सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्लियर है? चलिए समझ गए आप लोग बड़ी समझदार हैं। देखेंगे अब परितंत्र, बस कुछ ही देर है, ज़्यादा देर अब नहीं है, थोड़ा सा कुछ बचा है, ज़्यादा कोई खास चैप्टर बड़ा है नहीं, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो हम लोग के पास अब कौन सा पॉइंट है परितंत्र। क्या है परितंत्र, देख लिया आप लोग। परितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अब देखेंगे इसका जो है ना इकोसिस्टम वह तंत्र है जिसमें सभी जीव जंतु पौधे एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, इसमें जीवित और निर्जीव दोनों घटक शामिल हैं। तो परितंत्र आप लोग को समझ में आ गया? क्लियर है? चले आगे। आगे देखेंगे प्रकृति जो हम लोग का ये क्या था परितंत्र, कौन था परितंत्र। तो परितंत्र के अंतर्गत क्या है? परितंत्र के अंतर्गत जो है पहला हम लोग का होगा जैविक घटक। तो पूछेगा कि परितंत्र के कितने मुख्य घटक है, तो आप कहेंगे दो। क्या कहेंगे? एक होता है जैविक घटक, एक अजैविक घटक। तो जैविक घटक में जानेंगे तो जैविक घटक में क्या क्या आता है। आप कहेंगे जैविक घटक में मनुष्य आता है, पशु आता है, पक्षी आता है, कीट आता है, पेड़ पौधे आता है। लीजिए ना यहाँ देख लो, दिक्कत है तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, ये मनुष्य है। क्लियर है? अच्छा नहीं, ये सब मनुष्य नहीं जानते हैं? अच्छा जानते हैं। ये मनुष्य है, ये पशु है, आ, ये पेड़ पौधे हैं, है ना, और पक्षी है, ये कीट पतंग है ना। चलिए आप समझ गए। तो ये सभी क्या है परितंत्र के मुख्य घटक हैं। और कौन से? जैविक घटक। कौन सा? जैविक घटक। क्लियर है? तो परितंत्र के जैविक घटक आपको याद रहेगा? आप कहेंगे हाँ। तो चलते अब आगे। अब देखेंगे अजैविक घटक। परितंत्र के अजैविक घटक क्या है? तो अजैविक घटक, परितंत्र के अजैविक घटक में हवा, पानी, मिट्टी, उसके बाद धूप, उसके बाद देखेंगे तापमान, फिर देखेंगे, है ना, ये सभी जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस उसी को दूसरे भाषा में बदल के हमको दिया हुआ है। तो दूसरे भाषा में बदल के देगा तो क्या दिक्कत है, आराम से कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का कौन सा पॉइंट है। आप कहेंगे परितंत्र कैसे काम करता है। कैसे काम करता है बाबू, जरा बताइए परितंत्र। तो आप कहेंगे परितंत्र इस प्रकार काम करता है, जीवित और निर्जीव घटक मिलकर जीवन और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। संतुलन, पौधे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधे, जानवर और मनुष्य मिलकर एक साथ जीने की प्रक्रिया बनाते हैं जिसे परितंत्र कहते हैं। क्लियर है? तो परितंत्र का डिफिनेशन भी आप समझ गए। चलिए नोट्स कर लेंगे। चलिए अच्छा, ये सब हम आपको पहले समझा चुके हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप आराम से पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो वायुमंडल में परिवर्तन, तो वायुमंडल में परिवर्तन कैसे होता है। तो वायुमंडल में गैस, धूल, कण, जल, वाष्प मौजूद रहते हैं। इन बदलाव के कारण मौसम, जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, जल, वायु, भूमि मिलकर पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं। तो वायुमंडल समझ में आ गया। चले आगे। तो वायुमंडल में परिवर्तन भी देख लिए। अब हम लोग का कौन सा है, जल, स्थल, वायु का संबंध। तो जल, स्थल, वायु का संबंध क्या है। तो जल का, स्थल और वायु तीनों का संबंध देखेंगे। जल, स्थल और वायु मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल। क्या बनाते हैं, जैव मंडल। पीछे अभी जैव मंडल बताए थे आपको। क्लियर है? चलते हैं फिर देखेंगे कि जैव मंडल पृथ्वी पर जीवन को टिकाए रखता है। ठीक है, तीनों का संतुलन बिगड़ने पर पर्यावरण क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा जी। नोट्स तैयार कर रहे हैं। अब देखेंगे विभिन्न स्थानों पर जीव जंतुओं व वनस्पतियों का विभिन्न रूप। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो जिसमें देखेंगे अलग अलग स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के होते हैं। इनका कारण वहाँ के मौसम। तो देखिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग पेड़ पौधे जीव जंतु क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनका मुख्य कारण है मौसम, जलवायु, मिट्टी, पानी, भोजन, ये सब का अंतर हो जाना। प्रत्येक जीव, पेड़ और मानव अपने पर्यावरण के अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है, जैसे शहर में रहने वाले लोग कुछ अलग मतलब दिखेंगे आपको, चार्मिंग, अट्रैक्टिव दिखेंगे। और यहीं अगर आप गांव में रह रहे तो थोड़ा सा कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखेगा। ठीक है,
जैसे आप किसी विदेश जैसे अलग दूसरे कंट्री चल जाइए, आप जैसे रूस चले जाइए, तो रूस में वहाँ के लोगों का रहन-सहन, वहाँ का है ना, सब कुछ अलग है, उनका शकल-सूरत है ना, उनके। और यहाँ आ जाइए भारत में ही, तो यहाँ के लोगों में आपको क्या दिखेगा, कुछ अलग, है ना। तो ये क्या होता है, ये मौसम के कारण जीव-जंतु जो है ना अलग-अलग हो जाते हैं, और पेड़-पौधों को भी आप मैच करेंगे तो है ना अलग-अलग हो जाए। जैसे आप पहाड़ों पर जाएँ तो वहाँ का पेड़-पौधा, वहीं आप उष्णकटिबंधीय पर अलग-अलग जगह आप वन में जाएँगे तो पेड़ अलग-अलग पाए जाएँगे। ये सभी का किस पर निर्भर है? तो आप कहेंगे मौसम और जलवायु, मिट्टी, पानी, इन सभी पर निर्भर है। क्लियर है? समझ गए आप? तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है पर्यावरण का महत्व, कौन-सा? अच्छा, आप लोग नोट्स कर रहे थे, चलिए नोट्स आप लोग बोलते नहीं हैं। चलिए नोट्स कर लीजिए, क्लियर है? आप लोग के लिए चलिए क्लियर कर दिए। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण का महत्व। क्या है पर्यावरण का महत्व? आप कहेंगे सभी जीव, पेड़-पौधे, जानवर और मनुष्य अपने आस-पास पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जीव, पौधे और मानव के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। जंगल, घास, भूमि, रेगिस्तान, पहाड़, नदियाँ, झीलें सब परितंत्र का हिस्सा है। क्लियर है? चले आगे। आगे देखेंगे मानवीय पर्यावरण। अब बस हम लोग का हो गया है, मानवीय पर्यावरण है। अब देखेंगे मानवीय पर्यावरण में क्या है। तो आप कहेंगे मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ लगातार क्रिया करता रहता है और अपनी आवश्यकताओं को अपने अनुसार उसको बदलता है। क्लियर है? मानवीय पर्यावरण की विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे कि मानवीय पर्यावरण की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट, इसको अलग से बढ़िया से ध्यान रखेंगे, मानवीय पर्यावरण की विशेषता में, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि मानवीय पर्यावरण की क्या विशेषता है, तो आप कहेंगे मानव सोच और बुद्धि से पर्यावरण का उपयोग करता है। जरूरतें बदलने पर मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करता है। समय के साथ मानव ने पर्यावरण को बदलने के लिए नए तरीके सीख लिए, जैसे खेती, आवास, उद्योग और व्यापार। क्लियर है? फिर मानव ने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर रहना शुरू किया है। वस्तु विनिमय प्रथा से विकास होते होते व्यापार, बाजार और उद्योग विकास हुए हैं। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, तो ये भी मेरा क्या हो गया, कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे कि प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण में संतुलन। तो अलग अलग आग लगने से जंगल नष्ट होते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो बाढ़, भूकंप, तूफान, प्रदूषण जैसी ये समस्या क्या हो जाएंगी, ये सभी समस्या ये सभी समस्या क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखेंगे। आगे आगे हम लोग का कौन सा पॉइंट है? अच्छा, आगे हो गया, बस ये इतना ही था। चलो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लिए। चलिए, तो इसमें अब क्या है, यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो जान गए तो चलिए कर दीजिए। कर दिए? कर दिए? कर दो भाई, कर दो। ठीक, कर दिए ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, वीडियो को है ना यहीं तक आप भी हम बने रहें। अब इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मौज करिए, और इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि लिख के छोड़ दिए। चलिए, मिलते हैं फिर से।